हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स में रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानेंगे, अर्थात निवास स्थान तथा कर दायित्व। ये आवश्यक नहीं है कि करदाता द्वारा केवल भारत में ही आय कमाई जाए, वह भारत में और विदेश में दोनों जगह आय कमा सकता है। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वह किस आय पर भारत में कर प्रदान करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गत वर्ष प्रीवियस ईयर की इनकम में हम असेसमेंट ईयर में कर चुकाते हैं, तो उसी आधार पे हमको करदाता की निवास स्थिति को भी जानना होता है। करदाता भारत में प्रीवियस ईयर में कितने दिनों तक रहा, इसी के आधार पर हम उनके निवास स्थान को जानते हैं। करदाता भारत में भी आय कमा सकता है और भारत के बाहर विदेश में भी आय कमा सकता है, या दोनों जगह में वो आय कमा सकता है। अब उसकी किस आय में वो भारत में कर देगा, ये जानने के लिए हमारे लिए आवश्यकता होती है कि हम उसके निवास स्थान को जानें, रेसिडेंशियल स्टेटस को जानें। तो किसी भी व्यक्ति करदाता के निवास स्थान को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला, निवासी, जिसके अंतर्गत आते हैं साधारण निवासी और असाधारण निवासी, अर्थात रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। सेकंड कैटेगरी आती है अनिवासी, नॉन रेसिडेंट इंडियन। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्ति करदाताओं का निवास स्थान आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति के निवास की स्थिति, रेसिडेंटल स्टेटस को जानने के लिए पहले हमें दो शर्तों को जानना जरूरी है, जिसमें से पहली शर्त है आधारभूत शर्त, जिसे कहते हैं बेसिक कंडीशन। ये दो शर्तें हैं जिसमें से कम एक शर्त व्यक्ति को पूरी करनी होती है अगर वह भारत में निवासी होना चाहता है। तो ये शर्तें क्या है? पहली शर्त है कि वह गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज वो इंडिया में रहा हो। और दूसरी शर्त क्या है कि प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन भारत में रहा हो और प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो। मतलब पहली शर्त जो सिंगल है कि वो प्रीवियस ईयर गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, अगर वो पूरी करता है तो ठीक, अगर नहीं तो दूसरी हमारे पास शर्त है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, जैसे जो उसकी स्थिति है गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन वो भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन तक वो भारत में रहा। अब इसके बाद आती है अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन भी दो है और व्यक्ति को भारत में निवासी होने के लिए वो दोनों ही पूरी करनी होती है। इसमें पहली शर्त है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। मतलब उसने बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी की हुई हो। और दूसरा, वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो और दूसरी शर्त कि वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। इन शर्तों के बीच में अथवा नहीं है, और है, अर्थात ये दोनों ही शर्तें पूरी करनी होती हैं।
अब इस टेबल के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस स्थिति में व्यक्ति भारत में ऑर्डिनरली रेसिडेंट OR, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट NOR या नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए OR, जिसे हम कहते हैं साधारण निवासी। यदि वह व्यक्ति बेसिक कंडीशन में आधारभूत शर्तों में से कोई एक पूरी कर रहा है, मतलब या तो गत वर्ष में वो इंडिया में 182 दिन रहा हो, नहीं तो वो गत वर्ष में इंडिया में 60 दिन रहा हो और उसके पहले के 4 साल में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी कर रहा है, और साथ ही दोनों अतिरिक्त शर्तें एडिशनल कंडीशन, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में एटलीस्ट 2 साल तक भारत में निवासी रहा हो और प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन इंडिया में रहा हो। इन दोनों में से दोनों पूरी कर रहा है, एक बेसिक, दो एडिशनल, मतलब भारत में साधारण निवासी ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एक बेसिक कर रहा है लेकिन एडिशनल या तो एक कर रहा है या तो दोनों नहीं कर रहा है, तो उसे एडिशनल करना है तो दोनों करना है, नहीं तो एक किए जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक बेसिक पूरी कर रहा है, तो भारत में असाधारण निवासी कहलाएगा। तीसरी स्थिति में जब व्यक्ति एक बेसिक भी पूरी नहीं कर रहा है, आधारभूत शर्त भी पूरी नहीं कर रहा है, तो हम अतिरिक्त शर्तों को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आधारभूत शर्त पूरी नहीं हो रही है, मतलब वो भारत में अनिवासी व्यक्ति हुआ। बेसिक कंडीशंस आधारभूत शर्तों का एक अपवाद है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने पढ़ा कि बेसिक में से या तो गत वर्ष में वह 182 दिन रहा हो, पूरी कर रहा हो, नहीं तो गत वर्ष में 60 दिन और उसके पहले के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, वो पूरी कर रहा हो। लेकिन ये 60 दिन रहने के कुछ अपवाद हैं कि कुछ स्थिति में व्यक्ति को भारत में निवासी होने के लिए 182 दिन रहना जरूरी है, तब उसके लिए 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। वो क्या अपवाद है? पहला, कि यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है और गत वर्ष में रोजगार कार्य के लिए विदेश गया है या भारत के किसी समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में विदेश गया है, तो उसे भारत में निवासी होने के लिए गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना जरूरी है। वह 60 दिन वाली शर्त उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही यदि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो भारत से बाहर विदेश में रह रहा है और गत वर्ष में वो भारत भ्रमण पर आता है, तो उसके लिए भी भारत में निवासी होने के लिए 182 दिन वाली शर्त पूरी करना जरूरी है। वो भी 60 दिन वाली शर्त पूरी करके भारत में निवासी नहीं हो सकता। भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी अविभाजित भारत में जन्मे हो, मतलब पार्टीशन से पहले जो भारत था, इंडिया और पाकिस्तान, वहां उनका जन्म हुआ हो। व्यक्ति के भारत में रहने के दिनों की गणना करते समय उसके भारत आने वाले दिन और भारत से जाने वाले दिन को भी जोड़ा जाता है, मतलब ये 2 दिन भी उसके भारत में रहने वाले दिनों में ऐड किए जाते हैं। भारत में रहने के दिनों की गणना करते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति एक साथ 182 दिन या 60 दिन भारत में रहे। वो आ सकता है, जा सकता है, बार बार विदेश जाकर वापस आ सकता है, लेकिन अंत में उसके कुल दिनों की संख्या भारत में रहने की 182 दिन या 60 दिन होनी चाहिए। और दूसरी बात, यह भी जरूरी नहीं है कि वह एक ही स्थान पर रहे, वह भारत में किसी भी स्थान पर रह सकता है। मतलब इस बात से है कि वह भारत में गत वर्ष में कितने दिनों तक रहा। एक उदाहरण समझते हैं। मिस मेघा
गत वर्ष में 15 मई 2018 को भारत से लंदन गई और वहां से 25 मार्च 2019 को पुनः भारत लौट आई और वहीं एक सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने लगी। तो क्या वह भारत में निवासी मानी जाएगी? इसे जांचने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गत वर्ष में वो कितने दिन भारत में रही। तो गत वर्ष में 1 अप्रैल से 15 मई 45 दिन और 25 मार्च से 31 मार्च 7 दिन, मतलब टोटल वो 52 दिन 52 डेज इंडिया में रही। तो अब जब हम देखते हैं तो वो बेसिक कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ना तो वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रह रही है, ना 182 दिन। तो जब कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता है तो वह अनिवासी होगा। तो इस आधार पर मेघा गत वर्ष में भारत में अनिवासी होगी। इस टेबल के माध्यम से हम यह जानते हैं कि व्यक्ति की निवास स्थिति के आधार पर भारत में कमाई गई या विदेश में कमाई गई कौन कौन सी आय कर योग्य है। सबसे पहले, करदाता को गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय जो उसे रिसीव्ड हुई है। तो अगर वो भारत में रिसीव्ड हुई है तो तीनों कैटेगरी के लिए वो कर योग्य होगी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। दूसरा, गत वर्ष में भारत में उपार्जित एक्रूड हुई या एक्रूड हुई समझी जाने वाली आय, ये भी तीनों स्टेटस के लिए कर योग्य होगी। अगला है भारत से बाहर उपार्जित या प्राप्त विदेशी आय जिसका प्रबंध भारत से हो। ऐसे व्यापार की आय जिसका प्रबंध भारत से किया जा रहा हो तो यह साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। इसके बाद भारत से बाहर उपार्जित या प्राप्त हुई आय यह केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। अंत में गत वर्ष में भारत में लाई गई ऐसी विदेशी आय जो गत वर्ष के पूर्व भारत में न लाई गई हो, गत वर्ष में भारत में लाई गई हो। तो क्या है, ये आय पहले से कमाई जा चुकी है लेकिन लाई कब गई है? गत वर्ष में। तो ये तीनों ही स्टेटस के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसका भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। श्री विकास बत्रा जो कि भारतीय नागरिक है, गत वर्ष 2018-19 की आय का विवरण दिया है। हमें ये बताना है कि यह किस स्थिति में कर योग्य होगा और किस स्थिति में नहीं होगा। सबसे पहले है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। जापान में बिजनेस से प्रॉफिट जो इंडिया में प्राप्त हुआ, जो प्राप्त होगा वो तीनों ही स्थिति के लिए कर योग्य होगा, साधारण, असाधारण व अनिवासी के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश रिसीव्ड इन इंडिया, फिर रिसीव्ड शब्द आ गया, प्राप्त किया, तीनों के लिए कर योग्य। अगला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। श्रीलंका में हाउस प्रॉपर्टी से आय हुई। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? श्रीलंका में। तो इनकम उपार्जित भी वही हुई, प्राप्त भी हुई और जमा भी कहीं वही की गई, तो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बर्मा कंट्रोल्ड बाय इंडिया डिपॉजिटेड देयर इन अ बैंक। ये वाली क्या कंडीशन है कि बर्मा में बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ये प्रॉफिट एक ऐसे बिजनेस से हो रहा है जिसका कंट्रोल, प्रबंध भारत में हो रहा है। तो ऐसे लाभ को दो कैटेगरी के लिए टैक्सेबल माना जाता है, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। अनिवासी के लिए यह कर योग्य नहीं होगा। इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया। भारत में उपार्जित हुई आय जिसे मलेशिया में प्राप्त किया गया। उपार्जित हुई आय क्या होती है आपको मैं बताना चाहती हूँ। उपार्जित हुई आय मतलब ऐसी आय जो भारत में की गई नौकरी का, जैसे विदेश में वेतन मिलना। अगर कोई व्यक्ति है वो नौकरी भारत में कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इनकम कहाँ पे उपार्जित हो रही है? इंडिया में, भले ही वो पैसा उसको विदेश में मिल रहा है। तो ऐसी आय तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होती है। अगला,
प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, भारत की आय, भारत का व्यापार, भारत का लाभ, तीनों स्थितियों में कर योग्य होगा। लास्ट है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पहले की बिना कर लगी हुई आय जिसे गत वर्ष में भारत लाया गया, तो ये किसी भी कैटेगरी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इस तरह हम देखते हैं कि साधारण निवासी की लगभग सभी आय, चाहे भारत में कमाई हो या विदेश में, सभी आय में उसे भारत पर कर देना पड़ता है। लेकिन असाधारण निवासी की स्थिति में उसे ऐसी आय से छूट मिलती है जो पूरी तरह विदेश में उपार्जित हुई हो और वहीं पे प्राप्त हुई हो। लेकिन अनिवासी की स्थिति में बहुत सारी छूट होती है, जैसे ऐसे व्यापार से आय जो भारत से बाहर संचालित है लेकिन उसका प्रबंध इंडिया में हो रहा है, तो ऐसी आय उनके लिए टैक्सेबल नहीं होती। तो जब हम टोटल करते हैं तो जो साधारण निवासी है उसकी सबसे ज्यादा टैक्सेबल आय होती है, उससे कम असाधारण निवासी की और उससे कम अनिवासी की। थैंक यू।